हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपके अच्छे एग्जाम्स जा रहे होंगे एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग पॉलिटिकल साइंस डोमेन। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ एक शॉर्ट बनाइए जिसमें आप पूरी की पूरी बुक कवर कर दें। सो द फॉर द बोर्ड्स मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी बुक 1 की, एंड इसके अंदर आई विल बी कंप्लीटिंग कि बुक 1 के जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उसके सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे. If this video gets immense love, I will upload more series like this. Before starting the video, I would like you to tell you that मैं टेलीग्राम चैनल पे रोज़ क्विजेज ले रही हूँ 9 बजे फॉर पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर हो गया है तो वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल साइंस क्विजेज. फ्री मॉक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है. सो इफ यू हैव नॉट जॉइन माई टेलीग्राम चैनल येट, प्लीज डू जॉइन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. वेरी वेरी इजी चैप्टर. पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. का जो कॉज था वो क्या था, डिसइंटीग्रेशन क्यों ब्रेक हुआ? ओवर पॉपुलेशन की वजह से, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से, इन्वेजन बाय द यूएसए और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट. तो याद रखना इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो थी इट वॉज द मेन रीज़न. क्यों? क्योंकि यूएसएसआर के अंदर जितनी भी 15 रिपब्लिक्स थी दे कुड नॉट कोप अप विद द डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यानी कि यूएसए के साथ. तो इसलिए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड. विच लीडर इज नोन फॉर इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स लाइक ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोका? स्टालिन, खुर्शेव, गॉर्बाचेव, ब्रेजेव. सो द करेक्ट आंसर इज मिखेल गॉर्बाचेव, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने उन्होंने ग्लासनेस्ट और पेरिस्ट्रोका बताई थी. ग्लासनोस्ट वॉज द ओपननेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेरिस्ट्रोका वॉज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन विद द यूएसए. सो ये रिफॉर्म्स किसने दी थी? दिस रिफॉर्म वाज गिवन बाय द लीडर मिखेल गॉर्बाचेव. Next question. The Commonwealth of Independent States (CIS) was formed after the dissolution of which country? जो CIS बना था वो कौन सी कंट्री के डायसोलेशन के बाद बना था? यूगोस्लाविया, शेकोस्लाविया, यूएसएसआर, ईस्ट जर्मनी. तो जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो जितने भी रिपब्लिक्स थे इट केम एज अ शॉक एंड सरप्राइज कि उन सबको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्या बना दिया गया था? फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया था. Which of the following was not a Baltic state that gained independence from USSR? इनमें से कौन सा बाल्टिक स्टेट नहीं है? लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या यूक्रेन? सो यूक्रेन इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट, बाकी सब बाल्टिक स्टेट्स हैं. In which year did Soviet Union officially dissolve? किस साल में it disintegrated? कौन सा ऐसा साल था? So the year is 1991. 28 end of bipolarity में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जो आपका यूएसएसआर और यूएसए दो बाइपोलर वर्ल्ड्स थे उसमें से एक वर्ल्ड जो आपका डाइसोलेट हो गया एंड यूएसए बिकम द सोल सुपर पावर. या क्वेश्चन आ जाता है सक्सेसर स्टेट कौन बना था, तो इट वॉज रशिया. उसके बाद विच आइडियोलॉजी वॉज डोमिनेटेड बाय यूएसएसआर बिफोर द डिसइंटीग्रेशन? सो इट वॉज कम्युनिज्म. और सोशलिज्म भी इसमें आंसर हो सकता है, बिकॉज जब हमने यूएसएसआर का पढ़ा था स्टार्टिंग में तो क्या पढ़ा था? इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917, विद द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड अ नीड फॉर एन एगैलिटेरियन सोसाइटी. एंड इट अपोज्ड व्हाट? इट अपोज्ड कैपिटलिज्म. और कैपिटलिज्म किसका था? कैपिटलिज्म वॉज ऑफ यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म. व्हाट वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन? इसकी वजह से क्या हुआ? माओइज्म राइज हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन हुई, कोल्ड वॉर खत्म हुई या नाटो फॉर्म हुआ? तो याद रखना जो कोल्ड वॉर थी, जो आपकी आइडियोलॉजिकल वॉर थी कि क्या सोशलिज्म बेटर है या कम्युनलिज्म, वो अब एक डिबेट नहीं रही है. रशियन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? डूमा, डाइट, कांग्रेस, सेनेट? तो इट इज नोन एज डूमा. इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. विच रिपब्लिक इमर्ज एज अ सक्सेसर स्टेट? अभी पता है रशिया. याद रखना सक्सेसर स्टेट रशिया था एंड सोल सुपर पावर कौन था? सोल सुपर पावर वॉज यूएसए. रशिया सक्सेसर स्टेट क्यों था? क्योंकि इन्होंने जितनी भी यूएसएसआर की सीट्स थी वो सारी की सारी अपना ली थी एंड साथ ही साथ जितनी भी ट्रीटीज थी यूएसए और यूनाइटेड नेशन के साथ वो उन्होंने अग्री कर ली थी. Which economic policy led to the integration of Russia with the capitalist world? It is known as shock therapy. Shock therapy क्या था? In which आपको जितना भी आपका वो था इकोनॉमिक सिस्टम था उसको रूट आउट करके आपको किस में शिफ्ट होना है? कैपिटलिज्म में, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में, फ्रॉम द अथॉरिटेटिव सोशलिज्म. नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? EU, आपका आसियान एंड आपका सार्क.
Also, we have China here, the emerging economic powers. So, which organization is considered the most influential regional organization in Asia? जब एशिया की बात हो रही है तो आपका आंसर हो जाएगा आसियान. आसियान कम्युनिटी किस साल स्टैब्लिश हुई थी? 65, 75, 67, 91. So it was 1967 when ASEAN community was established. Which of the following is a founding member of ASEAN? तो देखो मैंने कैसे लर्न करा था, IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब कौन थे? आसियान के फाइंडिंग मेंबर्स. तो इंडिया नहीं हुआ, चाइना नहीं हुआ, बांग्लादेश नहीं हुआ, बचा क्या? थाईलैंड. इसको ऑल्सो दिस इज नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन. एक एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं मैं वो बता रही हूँ. EU was established by which treaty? So European Union was established by Maastricht Treaty. Important. Which currency shared by the many EU countries? तो EU की countries करती हैं यूरो को और US की countries डॉलर. Which of the following is not a member of European Union? इनमें से कौन सा यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे या इटली? तो याद रखना यूरोपियन यूनियन का नॉर्वे एक मेंबर नहीं है. आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखो आसियान के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, प्राइमरली ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. दो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे. प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल कंट्री एंड सेकेंडरी टू इनिशिएट पीस बेस्ड ऑन यूएन चार्टर. तो मिलिट्री अलायंस नहीं जी, पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं, पीस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाँ जी, यूनिटी नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. विच कंट्री सीन एज एन इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव पावर टू यूएसए? यूएसए के अपोजिट में किसको देखा जाता है? इट इज नोन एज चाइना. Which of the following country is not a permanent member of Shanghai Cooperation Organization? शंघाई कहाँ आ गई? आपकी चाइना में आ गई. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका. सो द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका. श्रीलंका कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है इस कॉपरेशन का. Which strategy did China adopted in 1978? So it was open door policy. और बहुत बार ये पूछा जाता है कि ओपन डोर पॉलिसी जो थी वो कौन सी कंट्री ने अपनाई थी? इट वाज चाइना. या फिर चाइना ने कब अपना आइसोलेशन तोड़ा था यूएसए से? These are the questions that has been asked in the previous year questions. Also, contemporary South Asia, chapter number 5. Which country in South Asia is a theocratic state or a country that has a dominance with military as well as democracy? Democracy and military are two sides of a coin in Pakistan. बहुत बार पूछा गया है. What was the main cause of 1971 वॉर? क्या था 1971 वॉर? क्यों हुई थी? 1971 की वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश. क्या हुआ था इसके अंदर? जो आपका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था उसमें आप जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डोमिनेंस कर रहे थे. उन पे उर्दू लैंग्वेज का क्या हो रहा था? इम्पोजिशन हो रहा था. बंगाली लोगों पे उर्दू लैंग्वेज का इम्पोजिशन हो रहा था. तो वो गए इंदिरा गांधी के पास हेल्प मांगने एंड रिस्पॉन्स हम लोगों ने वॉर लड़ी एंड बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. विच अग्रीमेंट एम्ड टू इम्प्रूव इंडिया श्रीलंका रिलेशंस इन 1987? इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस खराब हुए थे IPKF की वजह से, क्या हुआ था इसके अंदर? यहाँ भी दो ग्रुप्स थे, एक आपका सिन्हालास एंड एक आपका तमिल्स. तो तमिल वालों ने LTTE बनाया था फॉर द डिमांड ऑफ तमिल इलाम सेपरेट कंट्री. तो यहाँ पे इंडियो लंका अकॉर्ड साइन हुआ था. LTT कब तक एक्टिव, कहाँ पे एक्टिव था? श्रीलंका के अंदर. LTT किसके लिए था? तमिल स्टेट के लिए, यानी अ सेपरेट कंट्री नोन एज तमिल इलाम. MCQ में आया हुआ है लास्ट ईयर OMR वाली शीट पे. Which political party has dominated Indian politics since most of the independence history? So it was Indian National Congress, जो उन्होंने हमारे को इंडिपेंडेंस से क्या करा है? बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है. नेपाल डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन कब हुआ? इट वॉज 2006. नेपाल में हमें क्या भी नहीं दिखा? नेपाल में हमें माओइस्ट का रूल भी दिखा. माओइस्ट कौन लोग थे? माओइस्ट वो लोग थे जो आर्म्ड इंसरेक्शन पे बिलीव करते थे, मार धाड़ पे बिलीव करते थे. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द किंग जो राजा था और जितनी भी रूलिंग एलिट्स थे, जो अपर एलिट्स थे, उनके अगेंस्ट में ये आर्म्ड इंसरेक्शन चाहता था. इंडिया ऐसा भी बोलता है कि जो हमारे यहाँ नक्सलिज्म है वो माओइस्ट की वजह से ही आ रहा है. सार्क कब फॉर्म हुई थी? 1985 में. Which of the following countries landlocked? Landlocked कौन सी कंट्री? इट इज नेपाल. भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहला सबसे आसान क्वेश्चन,
यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुई थी मुझे बताइए। एंड यूनाइटेड नेशन किसका सक्सेसर है? यूनाइटेड नेशन इज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो याद रखेगा क्या हुआ था, पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बना दिया गया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 को रोक देगा, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाया तो लीग ऑफ नेशन हटा के यूनाइटेड नेशन बना दिया गया इस उससे कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी। So, where is the headquarter of United Nations? So, it is in New York. Security Council में कितने members हैं? 5। और इनके पास क्या पावर है? वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? नेगेटिव वोट, यानी कि ये किसी भी वोट को स्टॉप करके उसको दोबारा से डिस्कशंस के अंदर ला सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर? फ्रांस, इंडिया, रशिया, चाइना। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। परमानेंट मेंबर किस तरह से चुने गए थे? जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के वो थे तुम्हारे विनर्स थे, जिन्होंने विक्ट्री करी थी, उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद परमानेंट मेंबर्स बना दिया गया था। Which of the following is a specialized agency of United Nation? NATO, IMF, SAARC या OPC? तो ये तो कोई भी नहीं है, तो नॉर्मल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसका है? इट इज बाय यूनाइटेड नेशन एंड एजेंसी। What is the main function of International Court of Justice? ICJ क्या दिलाता है? ICJ रेजोल्यूशन पास कराता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कराता है, प्रोवाइड लीगल सेटलमेंट्स या कंट्रोल आर्मीज। तो याद रखना ये लीगल सेटलमेंट्स दिलाता है बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द मेंबर ऑफ द कंट्रीज, डिफरेंट मेंबर्स। Which organ of the United Nations is responsible for maintaining international peace and security? अब peace and security की बात कहाँ आ जाएगी? डायरेक्ट सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल दे रखा है जिसको उन्होंने 2005 के बाद क्या कर दिया था? वाइंड अप कर दिया था। Which country opposed India's bid for permanent member in United Nations Security Council the most? देखो अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो कितनी कंट्रीज को क्या होगा? खतरा होगा। तो यहाँ पे यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस में से कौन सी ऐसी कंट्री जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इंडिया बने? सो इट इज चाइना। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने। Which of the following countries is a part of G4 lobbying for UNSC reforms? ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। तो ये सारी की सारी कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर रिफॉर्म्स यानी कि क्या आए? बदलाव आए, चेंजेस आए। यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था? 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? इट इज एंटोनियो ग्यूटेरस। वेरी इंपॉर्टेंट। Next chapter we have security in the contemporary world. Which of the following best defines security? Security क्या है? Absence of war, state control, freedom from threat या military power? तो याद रखना freedom from threat, जब हमें किसी चीज़ का डर ना हो, that is security. Freedom है, हमें डर नहीं है। What is the traditional notion of security primarily concerned with? क्या है primary notion security का traditional का? It is military threat. याद रखना दो नोशंस होते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, जिसमें आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल नोशंस भी आते हैं। अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है तो पहले जाके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सुनना, क्योंकि जब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, फिर क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाए तो मैं आराम से आ जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि तुमने चैप्टर का बेसिक वो पढ़ रखा होगा। Now, which type of security includes environmental and health threats? Traditional, non-traditional, economic या political? तो याद रखना these are all new sources of threat में non-traditional। ह्यूमन सिक्योरिटी किस पे फोकस करती है? ह्यूमन की बात आ गई तो ये इंडिविजुअल से फोकस करती है रैदर देन स्टेट की सिक्योरिटी पे। स्टेट नहीं, इंडिविजुअल की चाहिए। टेररिज्म को क्या कंसिडर करा जाता है? अ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी? अब पूरी दुनिया की बात आ गई। बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, जिसमें तो 2 कंट्रीज ही होगा। राइट्स नहीं, वो तो एक कंट्री में भी होता है। इलेक्शन फ्रॉड, वो भी एक कंट्री का होगा। लेकिन पैंडेमिक आपका कोविड-19, दिस इज वॉट अ पैंडेमिक, जो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। देखो न्यूज़ आ रही है अभी भी महाराष्ट्र, केरला जैसी स्टेट में फिर कोविड-19 का वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ उसको बढ़ने के लिए हमें वो करनी पड़ेगी हेल्प, की वो उसे ना बढ़ने दें। तो आप अपने जितने भी आपके प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए। आप एग्जाम सेंटर्स पे जा रहे हैं तो प्लीज़ कैरी मास्क विद यू एटलीस्ट। अगर वहाँ पे अलाउड नहीं होगा तो वो बाहर हटा देंगे, लेकिन आपके पास एक बेसिक चीज़ें होनी चाहिए फॉर योर पर्सनल सिक्योरिटी, फॉर योर पर्सनल प्रिकॉशन। ठीक है, अपनी हेल्थ अपने हाथ में है। What does disarmament refers to? डिसआर्ममेंट क्या होता है? वेपन्स का बढ़ जाना, डेवलपमेंट होना, रिडक्शन होना या आर्म ट्रेड होना। तो याद रखना डिसआर्ममेंट का मतलब होता है आर्म्स का रिडक्शन होना। इसमें बहुत सारी ट्रीटीज आई थी, सॉल्ट, स्टार ट्रीटी। आई विल बी कवरिंग दोज ट्रीटीज इन द क्विज। देन
वट इज द की कंसर्न ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होती है? मेल जोल के हमें सिक्योरिटी लानी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कलेक्टिव पीस एंड एफर्ट्स, इंडिविजुअल पावर या नेशनल आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब होता है बंद गया। इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही क्योंकि कोऑपरेट करना है सबको। तो कलेक्टिवली जब आप पीसफुली एंड सिक्योरली होगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, कलेक्टिवली एफर्ट से क्या कर सकते हैं, आप उसे इरेडिकेट कर सकते हो। क्विज चलती है 9 बजे टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। विच कंट्री कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 बिसाइड इंडिया? इंडिया के साथ साथ किसने करा था? आपका पाकिस्तान ने। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या था उसका नाम, किसका नाम जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इट इज स्माइलिंग बुद्धा। Which of the following is not a non-traditional security? Not पूछा है। टेररिज्म, पावर, वॉर, क्लाइमेट चेंज। तो याद रखना वॉर इज द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल। 8th chapter, environment and natural resources. Which summit led to the creation of concept of sustainable development? क्या होता है sustainable development? जब अब आज के टाइम की जो लोग हैं वो अपनी नीड्स को पूरा करेंगे विदाउट इफेक्टिंग जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को। क्योटो समिट, रियो अर्थ समिट, स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस या पेरिस अग्रीमेंट। सो इट इज रियो समिट इन 1992। ईयर आना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच गैस इज प्राइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। What does Kyoto Protocol aim to reduce? Kyoto Protocol क्या एम करता है, क्या रिड्यूस करेगा वो? पॉपुलेशन को, डिफॉरेस्टेशन को, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को या एयर ट्रैफिक को? सो इट इज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एमिटर एज ऑफ 2020? तो इज चाइना। याद रखना इसमें आप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज पढ़ेंगे। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कौन ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, कौन ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स विच कैन बी रीजनरेटेड? तो इट इज सोलर एनर्जी। एक चीज याद रखना, जो लास्ट ईयर OMR बेस्ड पेपर आया था उसके अंदर इंडिया के जो आप पढ़ोगे इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके अंदर जो इंडिया ने अपने 2 एक्ट्स पास करे थे, एनर्जी एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो कौन से ईयर में हुए थे? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि कब कब इंडिया ने दोनों एक्ट्स को जो पॉलिसीज थी उनको कब लागू करा था। 6th question, what is the main focus of the concept of global common? Global common क्या होता है? कॉमन्स यानी सबका, मेल जोल। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। शेयर्ड ओनरशिप ऑफ अर्थ, नेचुरल सोर्सेज, हाँ जी सब साथ में रहेंगे। नेशनल रिजर्व्स नहीं, नेशनल तो एक कंट्री का हो जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट नहीं। सो दैट इज शेयर्ड ओनरशिप, यानी कि पूरी कंट्री जब आपस में ओनरशिप को शेयर कर रही हैं किसकी? अर्थ की जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि भगवान ने वो किसी एक कंट्री को नहीं दिए हैं, वो पूरी ग्लोबल वाइज है। Which treaty banned the use of CFCs? What is CFCs? Chlorofluorocarbons to protect the ozone layer. Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Rio Declaration या Paris Agreement. So it is the Montreal Protocol जिसकी वजह से आपका CFCs का तुम्हारा उसको यूज़ को बैन कर दिया गया था। चिपको मूवमेंट क्या प्राइमरी कंसर्न था इनका? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें ट्रीज को जाके हमने रोका था, लेडीज ने जाके हक करा था एंड दे ट्राइड कि वो फेल ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल एनवायरमेंट कंसर्न? डिजर्टिफिकेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखना जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है तो सिक्योरिटी का आ गया, तो यहाँ पे एनवायरमेंट के पूछा गया है। विच हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर कंसिडर्ड मेजर पोल्यूटर्स बट डिमांड इक्वल राइट फॉर डेवलपमेंट? अभी जो मैंने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बताया, इसमें डेवलप कंट्रीज तो देखो पूरा पूरा पोल्यूटेंट करते हैं, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं करती हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ना ही उनके पास इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना ही उन्होंने इतना ज़्यादा वो करा है, पोल्यूटर्स थे वो, बट उसके बावजूद भी उनको बोला जा रहा है भाई आप इक्वली इतने ही पैसे दो जितने ये दे रहे हैं, इक्वल हमें ग्लोबल कॉमन्स के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्लोज। फ्लोज कैसे? आपके कैपिटल के, आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल हो गया, माइग्रेशन हो गया, दिस इज ऑल व्हाट? फ्लोज, जिसमें आपके 3 तरह के मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं, आपका कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड कल्चर्स। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका सक्सेसर है? गैट का, जनरल agreement on trades and tariffs.
Which sector is most directly affected by global outsourcing? Agriculture, mining, information technology, heavy industries. So it is IT sector जिसमें आप outsourcing यानी कि बाहर से काम करा सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा इसी से ही इफेक्ट होता है. Which of the following is a criticism of globalization? क्या ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है? जी नहीं. क्या ये कल्चरल डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है? जी. इंक्रीज इनइक्वालिटी? हाँ जी. ये क्या करता है? ये अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा क्या कर देता है? इनइक्वालिटी बढ़ा देता है. डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, रिच पीपल, पुअर पीपल में एक तरह का गैप दिखाई दे जाता है. दिस इज अ क्रिटिसिज्म, यानी कि वी आर अगेंस्ट दिस. What is the term of for the companies operating in multiple countries? Private firms, national corporation, transnational corporation या local businesses? So it is TNCs यानी कि transnational corporations जो एक country से ज़्यादा countries में क्या कर रही हैं? Operate कर रही हैं. Which sector in India has gained most from globalization? इंडिया में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ है? ग्लोबलाइजेशन से. सो इट इज़ IT एंड सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आउटसोर्सिंग होती है लेबर की. क्यों? बिकॉज वी हैव चीप लेबर, एंड चीप लेबर इन द सेंस की कॉस्ट कम, सस्ते लेबर होती है, एंड साथ ही साथ वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज. तो जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी लेबर लॉज में तो आसानी से जो बाहरी कंट्रीज हैं वो आती हैं और लेबर को यूज़ करती हैं, आउटसोर्स करती हैं. कौन सी पॉलिसी इंडिया ने ओपन करी थी 1991 में? इट वाज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Which of the following best defines cultural homogenization? Cultural diversity, blending up of multiculturals, dominance of one culture, preservation of local culture. तो याद रखना cultural diversity हो नहीं सकता. blending को बोलते हैं globalization. globalization कब होता है? जब global को हम अपने local culture से मिला लें. जब एक को dominant कर देते हैं, तो dominant जब हम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं homogenization. और जब सब cultures को equally importance देते हैं तो that is known as heterogenization. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा है? नहीं. इंक्रीज सेल्फ रिलायंस? नहीं जी. अब तो कंट्रीज एक दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं. ऑप्शन नंबर सी. जैसे कुछ जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज लाइक अ रीकॉलोनी, हम लोग दोबारा से कॉलोनाइज हो गए हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं. Which organization regulates global trade and resolve trade disputes? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, मुझे बताएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में आई थी? इट वाज सेट अप इन विच ईयर? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ दिस वीडियो